मुझे जंगल के दरख्तों, जड़ी बूटियों और दलदलों और मगरमच्छों की खास बू महसूस होने लगी थी। मेरे अंदर सांप की तमाम हिस्सियात बेदार हो चुकी थी। एक जगह मुझे दलदल की तेज बू आई। मैं झाड़ी से बाहर निकला तो देखा कि सामने स्याह रंग की सतह वाली दलदल थी जो इस तरह ऊपर नीचे हो रही थी जैसे सांस ले रही हो, और मैं इससे बचकर निकल गया। थोड़ी दूर ही गया था कि चारों तरफ से सांपों के पंकारने की आवाजें आने लगी। मैं वहीं रुक गया। मैंने फन उठा लिया और इर्द गिर्द देखा। मुझसे कुछ फासले पर झाड़ियों में से निकलकर 10-12 सुर्ख स्याह और जर्द रंग के छोटे छोटे सांप मेरी तरफ देखकर फन खोले गुस्से से फंकार रहे थे, मगर मेरे करीब कोई नहीं आ रहा था। मैं समझ गया कि ये दिल्ली वाले पुरस्रार साधु की जड़ी बूटी का असर है, जिसकी वजह से मेरे जिस्म से ऐसी बू खारिज हो रही है जो इन सांपों को मेरी तरफ आने से रोक रही है। मैंने जोर से फंकारी मारी। सारे सांप डर कर भाग गए। मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया कि कम से कम खूनी जंगल का कोई सांप, मगरमच्छ वगैरह मुझ पर हमला नहीं करेगा। सिर्फ बिन मानस का डर था, क्योंकि दिल्ली वाले साधु ने मुझे बता दिया था कि बिन मानस जिस्म से खारिज होने वाली जड़ी बूटी की बू को महसूस नहीं करेगा। चुनाचे मुझे इससे होशियार रहना होगा। मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई बिन मानस दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तेजी से इस जानिब रेंगने लगा जिस तरफ से मेरी बीवी के जिस्म की खुशबू मुझे महसूस हो रही थी। मेरी बीवी के जिस्म की खुशबू मेरी रहनुमाई कर रही थी। खूनी जंगल से मैं पहले भी गुजर चुका था। मैं जंगल के दरख्तों और झाड़ियों को पहचानता था। मेरी बीवी के जिस्म की खुशबू मेरी सही रहनुमाई कर रही थी। मुझे सिर्फ इस बात का खदशा था कि कहीं अचानक मुझ पर गंदरनी के पिलाए हुए सफूफ का असर गायब ना हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं अचानक इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊंगा और दूसरों को दिखाई देने लगूंगा। ये बात मेरे हक में सख्त नुकसानदेह साबित हो सकती थी और मेरी हलाकत का बाइस भी हो सकती थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। यही वजह थी कि मैं इस अचानक रोनुमा होने वाली तब्दीली से बचने के लिए जितनी तेज रेंग सकता था, दरख्तों, झाड़ियों और झाड़ जंकार में से रेंगता हुआ चला जा रहा था। ये खूनी जंगल काफी रकबे में फैला हुआ था। मैं रेंगते हुए आदमखोर झाड़ियों के वर्मे से गुजरा। किसी झाड़ी ने मुझे कुछ न कहा, बल्कि एक मुकाम पर आदमखोर झाड़ियों की शाखें मेरे जिस्म की बू पाकर तेजी से सिमट गईं। मैं जंगल के इस गुंजान हिस्से में दाखिल हो चुका था जहां, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं, दरख्त बिल्कुल साथ साथ उगे हुए थे। ये इतने बड़े बड़े दरख्त थे के ऊपर जाकर इनकी घनी शाखों ने एक दूसरे में उलझकर छत डाल रखी थी। इसकी वजह से यहाँ दिन के वक्त भी शाम का अंधेरा फैला हुआ था, मगर मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सांप रात की तारीकी में भी सब कुछ देख लेता है। मेरे अंदर यह खसलत भी पैदा हो गई थी और जंगल का हल्का हल्का अंधेरा मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा था। इंसान की हैसियत से मुझे दरख्तों के दरमियान शाम का अंधेरा भी महसूस रहा था, और सांप के रूप में होने की वजह से यह अंधेरा मुझे दिन की रोशनी की तरह दिखाई देता था। अजीब इनकलाब था ये जो मेरी समझ से बाहर था। मैं अपने दिल में खुदा से माफिया भी मांग रहा था कि वो मेरे गुनाह माफ कर दे और मेरी बीवी जमीला को इस जहन्नुम से निकालने में मेरी मदद फरमाए। मेरा खुदा जानता था कि मैंने अपने ऊपर जो सांप का रूप तारी किया था तो ये किसी दुनियावी लालच की वजह से नहीं था, बल्कि सिर्फ अपनी मनकूहा बीवी को वहशी पुजारियों के पंजे से छुड़ाना चाहता था, ताकि इसे यहाँ से निकालकर पाकिस्तान चला जाऊँ और फिर कभी भारत के इस जहन्नुम का रुख न करूँ। मेरी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। मैं इंसानी शक्ल में होता तो इतनी तेज़ इस किस्म के गुंजान जंगल में नहीं चल सकता था, मगर मैं सांप की शक्ल में था और बड़ी आसानी के साथ झाड़ियों में से रास्ता बनाता, लहराता, रेंगता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। अचानक एक जगह रुक कर मैंने फन ऊपर उठाकर फिजा को सूंघा। मुझे अपनी बीवी के जिस्म की खुशबू अपने दाएं जानिब से आती महसूस रही थी। मैंने इस तरफ का रुख पकड़ लिया। गुंजान जंगल खत्म हो गया। जंगली झाड़ियों और छोटे छोटे टीलों का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ आगे छोटा टीला आएगा, जिसकी दूसरी जानिब नशीब में एक छोटी सी वादी की शक्ल में आलोप नगरी की शैतानी इमारतों के खंडर हैं। मैं इसी टीले की तरफ जा रहा था। मेरी बीवी के जिस्म की खुशबू भी इसी टीले की तरफ से आ रही थी। बहुत जल्द मैं टीले के करीब आ गया। मैंने रुककर टीले को गौर से देखा। ये वही टीला था। मैं इसकी चढ़ाई चढ़ने लगा। मैं अभी आधी चढ़ाई पर था कि एक तरफ से काले रंग का बिनमानस चीखे मारता, सीने पर जोर जोर से हाथ मारता नमूदार हुआ, और जहां मैं रेंग रहा था वहां आकर झुककर मुझे देखने लगा। इसका मुंह खुला था और नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। बिनमानस ने अपना लंबा बाजू आगे करके मुझ पर जोर से हाथ मारा। अगर मैं तेजी से एक तरफ न खिसक जाता तो इसने मेरे जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं गंदरनी से ये नहीं पूछ सका था कि अगर मुझ पर कोई गोली का फायर हो गया या किसी बिनमानस ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया तो क्या मैं सचमुच मर जाऊंगा। इस ख्याल ही से मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। अब मैं अपनी जान बचाने के सिलसिले में ज़्यादा मोहतात हो गया था। मैं झाड़ियों में घुसकर बिनमानस की नज़रों से गायब हो गया और दूसरी तरफ जाकर टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। अब मुझे अपनी जान की ज़्यादा फिक्र हो गई थी। मैं टीले की चोटी पर आ गया। मैंने दूसरी तरफ देखा। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। नीचे नशीब में आलोप नगर की शैतानी बस्ती दिन की धूप में साफ नजर आ रही थी। खंडर नुमा इमारतों पर वही पहले रोज वाली वीरानी
और आसेब ज़दा खामोशी छाई हुई थी। कोई चरिंद परिंद और इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं ढलान पर रेंगने लगा। इस वक्त आसमान पर एक जानिब से काले काले बादलों के टुकड़े नमूदार होने लगे थे। इस इलाके के मौसम से मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। यहाँ जब आसमान पर बादल आते थे तो वो बरस कर ही जाते थे, फिर बारिश ज़रूरी होती थी। मुझे बारिश का ख्याल आया तो ये सोचकर मुझे तसल्ली हो गई कि मैं सांप के रूप में हूँ और मेरे कपड़े बारिश में नहीं भीगेंगे। मैं नशीब में हमवार ज़मीन पर आ गया। यहाँ से मुझे आगे महादेव के आश्रम के अकब में जाना था, जहाँ गंदरनी की इतला के मुताबिक एक टीला था जिसके पीछे वो काल कोठरी थी जहाँ दिन के वक्त मेरी बीवी को बंद कर दिया जाता था। मैंने रुक कर फिजा को सूंघा जिस तरफ महादेव का आश्रम था और जहाँ दरख्तों के पीछे पीछे से होकर जोगन माया देवी पहली बार मुझे महादेव के आश्रम की तरफ ले गई थी। इस जानिब से मेरी बीवी के जिस्म की खुशबू आ रही थी। ये खुशबू पहले से ज़्यादा गहरी हो गई थी। इसका मतलब था कि मेरी बीवी इस वक्त काल कोठरी में मौजूद थी और मैं इसके करीब से करीब तर होता जा रहा था। मैंने दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह पाक, मुझे इतनी ताकत अता करना कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाऊँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी और इसका मुझे बराबर धड़का लगा हुआ था कि मेरी बीवी को जब पता चला कि मैं सांप के रूप में हूँ और इससे अपनी इंसानी आवाज़ में बातें कर रहा हूँ तो इस पर क्या असर होगा। कहीं वो डर कर बेहोश तो नहीं हो जाएगी। दूसरी परेशानी मुझे ये भी थी कि मैं सांप की शक्ल में इसे यहाँ से निकालूंगा कैसे। पहरेदार और पुजारी सपेरे मुझे तो नहीं देख सकेंगे। मैं सांप की शक्ल में इनकी नज़रों से इधर उधर छुप सकूंगा, मगर मेरी बीवी तो इन्हें साफ नजर आ जाएगी। वो तो इसे फ़ौरन पकड़ लेंगे। इसका मेरे पास एक ही इलाज था कि मैं पहरेदारों और पुजारियों में से किसी को जिंदा न छोड़ूं। मगर सवाल ये था कि वहाँ तो सपेरे फौजियों की पूरी पलटन थी। मैं किस किस को डस सकूंगा। इतनी देर में तो किसी न किसी सपेरे की स्टेन गन का फायर मुझे मौत की नींद सुला देगा, या कोई ना कोई मुझे पत्थर से या गन के बट से या अपने जूतों से कुचल डालेगा। अजीब परेशान कर देने वाली उलझन में मुब्तला था और अपनी बीवी की खुशबू के पीछे पीछे चला भी जा रहा था। मैं इन्हीं दरख्तों की आड़ में रेंग रहा था जहाँ से मुझे जोगन माया देवी महादेव के आश्रम की अकबी तालाब पर ले गई थी। मैं दरख्तों से निकल आया। यहाँ कोई नहीं था। अभी तक किसी इंसान को न मैंने देखा था न किसी की मुझ पर निगाह पड़ी थी। कोई बंदर या बिन मानस भी यहाँ नहीं मिला था। मेरे सामने महादेव आश्रम का पवित्र तालाब था। तालाब पर भी कोई दासी, नर्तकी या पुजारी नहीं था। मैंने सामने वाले दरख्तों की तरफ फन उठाकर देखा। इन दरख्तों के पीछे छोटे टीले की झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी और आसमान पर जो बादल थे वो एक दूसरे में घुल मिलकर घटा की शक्ल इख्तियार कर गए थे। हवा भी थोड़ी तेज चलने लगी थी। तेज हवा की वजह से किसी वक्त मुझे अपनी बीवी के जिस्म की खुशबू आती और किसी वक्त बिल्कुल गायब हो जाती थी। मुझे थोड़ी थोड़ी दूर जाकर बीवी की खुशबू को फिजा में सूंघना पड़ता था। आसमान पर बादलों की घटा ज्यादा गहरी और काली होने लगी थी। मैंने इंसानी आंखों से देखा तो धूप गायब हो गई थी और दिन की रोशनी धुंधली और नीम तारीख होना शुरू हो गई थी। सांप की आंख से देखा तो मुझे इस धुंधलके में भी दिन की रोशनी साफ नजर आ रही थी। मैं तालाब के करीब से होकर गुजर गया। तालाब की एक जानिब संगे मरमर की रविश सी बनी हुई थी। मैं फर्श पर रेंगने लगा। संगे मरमर की रविश पर रेंगते हुए मुझे सख्त दिक्कत पेश आ रही थी। मैं जल्दी से दाएं जानिब घास में चला गया। संगे मरमर पर मेरा सांप का लचकदार जिस्म फिसल जाता था। घास में आते ही मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मुझे संगे मरमर की रविश पर 3-4 देवदासियां नजर आ गईं। उन्होंने पीतल की कागरें अपने कोहलों में दबा रखी थी और हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करती हुई चली आ रही थी। मैं संगे मरमर की रविश से हटकर फूलों से लदी हुई झाड़ियों में रेंग रहा था। वो मेरे करीब से गुजर गई। इनमें से किसी की नजर मुझ पर न पड़ी। वैसे भी मैं झाड़ियों की ओट में था और सांप भी छोटा सा था। मैं आगे को रेंगने लगा। अचानक मुझे रविश पर एक और देवदासी आती दिखाई दी। मैंने इसे फौरन पहचान लिया। ये जोगन माया देवी की सहेली और हमारी खास दोस्त और हमदर्द संध्या थी। मैं जज्बात से मगलूब होकर इंसानी एहसासात के ज़ेरे असर झाड़ियों में से निकलकर इसके सामने संगे मरमर की रविश पर आ गया। एक सांप को अपने सामने देखकर संध्या चीख मारकर पीछे हट गई। इसकी आवाज़ सुनकर दूसरी औरतें इसकी तरफ आ गई। वो इससे पूछने लगी कि क्या हो गया है। संध्या ने कहा, यहाँ एक सांप है। इस दौरान मैं झाड़ियों में छुप गया था। लड़कियां हैरान होकर और कुछ डर कर इधर उधर देखने लगी। एक ने कहा, यहाँ तो मुझे कोई सांप नजर नहीं आ रहा है। संध्या ने कहा, मैंने अपनी आंखों से एक छोटे बुरे सांप को देखा है। दूसरी देवदासी या पुजारन बोली, दीवानी हो गई है तू संध्या, तुझे मालूम नहीं कि महादेव जी के हुक्म से यहाँ किसी सांप को आने की इजाजत नहीं है। संध्या खौफजदा नजरों से दाएं तरफ वाली झाड़ियों की तरफ देख रही थी। कहने लगी, वो इस तरफ झाड़ियों में गया है। मैंने अपनी आंखों से सांप को जाते देखा है। दूसरी औरतें संध्या का मजाक उड़ाने लगी कि इसने रात को जो सोमरस पिया था ये इसका असर है और वो इसे अपने साथ लेकर तालाब की तरफ चल दें। मैं संध्या को जाते देखता रहा। जब वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई तो मैं टीले की तरफ से रेंगने लगा।
मेरी बीवी जमीला के जिस्म की खुशबू यहाँ बहुत तेज़ हो गई थी और सीधी टीले की तरफ से आ रही थी। आसमान पर काली घटा और गहरी हो गई थी और अंधेरा सा छाने लगा था। मैं टीले के करीब जाकर इसके पहलू के साथ साथ ऊंची घास और झाड़ियों में से रेंगता टीले के पीछे आ गया। यहाँ एक जानिब से जमीला की खुशबू बहुत तेज़ी से आ रही थी। मैं इस तरफ थोड़ी दूर रेंगता चला गया। मैं बड़ी एहतियात से चारों तरफ से बाखबर होकर रेंग रहा था। मुझे मालूम था कि यहाँ सख्त पहरा होगा और मुसल्ले सपेरे स्टेन गन लिए मौजूद होंगे। मैं ऊंचे ऊंचे फूलों वाले पौधों में आकर सिमट गया। मुझे कुछ आदमियों की आवाज़ें आने लगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए पौधों में से अपनी साम वाली सिरी बाहर निकाल कर देखा। टीले के पहलू में मेरे बिल्कुल सामने पत्थर की एक कोठरी थी जिस पर सबज बेलें चढ़ी हुई थी। कोठरी के बंद दरवाजे के आगे पत्थर के स्टूलों पर बिल्कुल आमने सामने दो सपेरे फौजी बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। घटा झुकी हुई थी, हवा भी तेज हो गई थी। तेज हवा का झोंका आता तो मेरी बीवी के जिस्म की खुशबू गायब हो जाती। हवा का दूसरा झोंका सामने की तरफ से आता तो जमीला के जिस्म की खुशबू दोबारा महसूस होने लगती। ये बात तय थी कि जमीला सामने वाली काल कोठरी में बंद है और बाहर पहरा लगा हुआ है। मुझे अपनी बीवी को इस काल कोठरी से निकालना था। इन दोनों पहरेदारों से निजात भी हासिल करनी थी। ये रात का वक्त नहीं था, दिन का वक्त था। अगरचे दिन की रोशनी बहुत कम हो गई थी, फिर भी ये दिन था। अगर मैं इन पहरेदारों के पास जाता हूँ तो मुझे देखा जा सकता था। मेरा इंसानी जहन पूरी तरह काम कर रहा था। मैंने सोचना शुरू कर दिया। मुझे ख्याल आया कि दिन के वक्त पहरेदारों को हलाक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर मुसल्ले पहरेदारों को मैं मार भी देता हूँ तो काल कोठरी को ताला लगा हुआ होगा और चूँकि इंसानी शक्ल में नहीं हूँ, सांप की शक्ल में हूँ, इसलिए ताला नहीं खोल सकूँगा। और अगर ताला नहीं खोल सकूँगा तो जमीला को कैसे बाहर निकालूंगा। बेहतर यही है कि मैं रात होने का इंतज़ार करूँ, क्योंकि रात को पहरेदार जमीला को निकाल कर महादेव के आश्रम में ले जाएंगे। मैं सिर्फ इस वक्त हमला कर सकता हूँ। रात का अंधेरा भी होगा, मेरी बीवी काल कोठरी से भी बाहर होगी। इस वक्त मेरी कामयाबी यकीनी होगी। ये सोचकर मैंने काल कोठरी की तरफ जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और वहीं झाड़ियों में कुंडली मारकर बैठ गया। मैं सांप की शक्ल में कुंडली मारकर झाड़ियों के अंदर घास और शाखों में छुप कर बैठा था और इंसान की हैसियत से अपने आप को झाड़ियों के बाहर भी महसूस कर रहा था। वो मुझे अपना जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक ऐसी कैफियत थी जिसको अगर मैं दुनिया की किसी भी ज़ुबान में बयान करने की कोशिश करूं, बयान नहीं कर सकूंगा। काली घटा इसी तरह छाई हुई थी। मुझे झाड़ियों के अंदर छुपे छुपे झाड़ियों के पत्ते पर और अपने ऊपर बारिश के कतरों की टिप टिप सुनाई दी। बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अभी टिप टिप की शक्ल में ही थी। घटा का रंग ढंग बता रहा था कि ये घटा टूट कर बरसेगी। मुझे मालूम नहीं था कि जब बारिश होती है तो सांप क्या करते हैं। क्या वो बारिश में ही बैठे रहते हैं या किसी बिल में घुस जाते हैं। ये भी सांप के रूप में मुझे नया तजर्बा होने वाला था। मैं सांप की हैसियत से बारिश की बूंदों को अपने जिस्म पर महसूस भी कर रहा था और इंसान की गैबी शक्ल में सांप को देख भी रहा था कि बारिश में सांप क्या करता है। बारिश बूंदाबांदी की शक्ल में होने लगी। मैं बराबर सांप को देख रहा था। सांप ने कुंडली खोल दी और झाड़ियों की मोटी जड़ों के पीछे सिमट गया। मुझे बारिश की नमी और गीलापन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। सांप को महसूस हो रहा था। यही वजह थी कि वह झाड़ियों की जड़ों में हो गया ताकि अपने आप को बारिश से बचा सके। इसका मतलब था कि सांप बारिश में छुपने की कोशिश करता है। मैं सोचने लगा कि अगर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई तो सांप यहाँ किस जगह पर छुपेगा। ये भी एक हकीकत थी कि मेरा सांप के इरादों पर पूरा कंट्रोल नहीं था। अगरचे मैं इसके और वो मेरे इरादों से वाकिफ था और मैं जो चाहता सांप वही कर रहा था, लेकिन सांप की अपनी जुबलत भी थी। वो अपनी जुबलत के मुताबिक भी काम कर रहा था। मिसाल के तौर पर सांप बार बार मुंह से जुबान बाहर निकाल कर लहराता था, जबकि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं जुबान नहीं निकालता था। इतने में बादलों में ज़बरदस्त गरज की गूंज पैदा हुई और इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सांप झाड़ियों की जड़ों में से निकलकर बाहर आ गया और दूसरी तरफ से होकर काल कोठरी की पिछली दीवार की तरफ भागा। मैं इसके साथ साथ था, बल्कि जैसे मैं इसके बिल्कुल ऊपर हवा में उड़ रहा था। मैं इससे अलग नहीं हो सकता था। मैं इसके बिल्कुल ऊपर था और एक दो बार मैंने सांप से अलग होकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की तो मैं ऐसा न कर सका। जैसे किसी गैबी ताकत ने मुझे सांप के साथ बांध दिया था। मैंने सांप के ऊपर हवा में तैरते और सांप के साथ साथ जाते हुए देखा कि काल कोठरी के बाहर जो दो सपेरे सिपाही बैठे थे वो उठे और दौड़कर कोठरी के दरवाजे के आगे जो छब्बा सा बना हुआ था इसके नीचे चले गए। इसका मतलब था कि वो इसी जगह पर बारिश से बचकर रहने वाले थे। वो काल कोठरी से दूर नहीं जा सकते थे। सांप कोठरी के पीछे आकर दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। ये सब कुछ एक तरह से सांप नहीं कर रहा था, मैं ही कर रहा था। चूंकि मैं सांप से 3-4 फीट अलग रहकर इसे ऐसा करते देख रहा था, इसलिए मुझे महसूस होता था कि ये सब कुछ सांप ही कर रहा है। सांप मेरे इरादों का पाबंद था। इस तरह से मैं इस सांप के अंदर भी था और बाहर भी था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा
डरावना और हैबतनाक तजुर्बा था। आप यूँ समझ लें कि मेरी जान इस सांप में थी। अगर सांप को कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकता था, ये मुझे यकीन। अगरचे गुंदरनी ने इस सिलसिले में मुझे कुछ नहीं बताया था कि क्या सांप के मर जाने की सूरत में मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। सांप को कोठरी की दीवार में से एक बिल नजर आ गया। वो मेरी मर्जी से इस बिल में घुस गया। यूं तस्वुर किया कि मैं खुद सांप के रूप में इस बिल में घुस गया। बिल तंगो तारीख था, मगर जब मैंने सांप के एहसासात से महसूस किया तो वो बिल मुझे एक कमरे जितना कुशादा और रोशन नजर आया। मैं सांप के रूप में बिल के अंदर घुसकर लेटा रहा। बाहर बड़ी जोरदार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। दीवार की ढाल चूंकि टीले की ढाल थी और सतह ज़मीन से बुलंद थी, इसलिए बिल के अंदर बारिश का पानी नहीं आ रहा था। मुझे वहाँ बैठकर या लेटकर रात होने का इंतज़ार करना था। मेरा ख्याल था कि मैं सांप की शक्ल में ज़्यादा देर तक इस बिल में घुसकर नहीं बैठ सकूंगा, लेकिन यहाँ भी सांप की जुबलत काम आई। सांप की ये भी एक कुदरती आदत है कि वो बिल के अंदर कई दिन तक छुपा रहता है। हम लोग तो किसी जगह एक आध घंटा भी मुश्किल से किसी का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन सांप, बिच्छू और मकड़ियाँ वगैरह 12 बल्कि 48 घंटे एक जगह छुप कर इसी हालत में गुजार देते हैं। कुदरत ने इनके अंदर इंतज़ार करने से जो कोफत होती है वो मादा बेहिस कर दिया होता है, लिहाजा इन्हें वक़्त गुजरने का एहसास नहीं होता। मैं सांप की शक्ल में बिल के अंदर बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। बाहर बारिश होती रही, बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे। ये सोच कर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था कि जिस बिल में मैं सांप के रूप में छुपा हुआ हूँ, इसके ऊपर कोठरी के अंदर मेरी प्यारी और मुसीबत ज़दा बीवी जमीला कैदोबंद की हालत में पड़ी है। एक और बात भी मुझे परेशान कर रही थी कि अगर जमीला ने मुझे इंसानी रूप में भी पहचानने से इनकार कर दिया, मेरी आवाज़ सुनकर भी मुझे शनाख्त करने से इनकार कर दिया और सपेरों और महादेव के मंत्रों के एक बार फिर ज़ेरे असर हुई, तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे क्या करना हो? फिर तो मैं इसे किसी सूरत अपने साथ नहीं ले जा सकूँगा। पहले रोज़ की तरह वो दोबारा शोर मचा देगी और मुसल्ले सपेरे वहाँ पहुँच जाएंगे और मैं सांप की शक्ल में हुआ या इंसानी शक्ल में भी हुआ तो मुझे अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। मैं इन ख्यालात की गुत्थियाँ सुलझाता बिल के अंदर सिमटा हुआ था। मुझे ये भी ख्याल आने लगा कि अगर इस वक्त मुझ पर गुंदरनी की आकाश बूटी का असर कम हो गया या कमज़ोर हो गया और मैं इंसान की शक्ल में वापस आ गया तो मैं तो बिल के अंदर घुट कर मर जाऊँगा। सांप की बिल के अंदर एक आदमी कैसे समा सकता है? मेरी तो हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। इस तस्वर से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा जिस्मानी एहसास सांप से ज़रूर अलग था। मिसाल के तौर पर सांप अगर बारिश में भीगता था तो मैं नहीं भीगता था। मुझे पानी के जिस्म पर गिरने का एहसास नहीं होता था, लेकिन मेरे सारे इरादे सांप के थे। सांप वही कुछ करता था जिसका मैं इरादा करता था। इसमें इसकी जुबलत अपना काम अलग करती थी। इसकी जुबलत और आदत पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। बाहर बारिश मूसलाधार हो रही थी। मुझे सांप की शक्ल में इसकी आवाज़ बराबर आ रही थी। यहाँ मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि सांप के कान नहीं होते। बाज़ कहते हैं कि सांप अपने जिस्म की खाल की वजह से सुनता है। बाज़ कहते हैं कि सांप जो बार बार अपनी ज़ुबान बाहर निकालता है तो इसकी मदद से वो सुनता भी है और फ़िज़ा की सरसराहटें, आहटें और नमी और आवाज़ों की लर्जिश को महसूस करता है। बहरहाल सांप के रूप में बारिश की आवाज़ मुझे आ रही थी। जब बारिश थम गई तो मैं बिल से बाहर निकल आया। टीले की ढलान के नशीब में बारिश का पानी खड़ा था। मैं दीवार के साथ लिंगता हुआ कोठरी के दरवाजे की तरफ गया और दीवार में से सर जरा सा बाहर निकाल कर देखा। अभी दिन की रोशनी बाकी थी। बारिश थम जाने की वजह से सपेरे फौजी स्टेन गन कांधों पर लटकाए कोठरी के आगे पत्थर के स्टूलों पर दोबारा आकर बैठ गए थे। मैं वापस बिल में आ गया। इस बार मैं देर तक बिल के अंदर ही रहा। जब बाहर शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो मैंने एक बार फिर बाहर निकलकर कोठरी के दरवाजे का जायजा लिया। कोठरी के बाहर छब्बे के नीचे एक लालटेन रोशन कर दी गई थी। इसकी रोशनी में मुझे 2 की बजाय 3 सपेरे फौजी दिखाई दिए। मैंने अब बिल में घुसने की बजाय बाहर रहना ज्यादा मुनासिब समझा, ताकि जिस वक्त ये लोग मेरी बीवी को महादेव के आश्रम में ले जाने के लिए बाहर निकालें तो मैं अपना कमांडो एक्शन शुरू कर सकूं। ये एक सांप का कमांडो एक्शन था, या यूं समझ लें कि एक कमांडो सांप के रूप में एक्शन करने वाला था। मैं कोठरी के करीब ही एक जगह झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। छोटा सा सांप कहीं भी छुप सकता था। मैं झाड़ियों की ओट में कुंडली मार कर बैठा था। शाम गहरी होते होते रात में तब्दील हो गई। सपेरे फौजी बैठे बैठे किसी वक्त उठ खड़े होते और स्टीन गन हाथ में लिए कोठरी के आगे टहलने लगते। अचानक मुझे चक्कर से आने लगे। मैं कुछ घबरा सा गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।